एक ऐसा राज्य जहां दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक उगती है, एक ऐसा स्टेट जहां वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पेड़ पाया जाता है, एक ऐसा स्टेट जिसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। मैं बात कर रही हूं नागालैंड की। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे नागालैंड की। तो चलिए शुरू करते हैं। नागालैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हिल्स और माउंटेन्स के बीच बसा एक छोटा सा स्टेट। कैपिटल है इसकी कोहिमा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 17। बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश के साथ, साउथ में मणिपुर के साथ, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में असम के साथ और ईस्ट में म्यांमार के साथ। 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन इसकी लगभग 20 लाख है। नागालैंड अपने सुंदर और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। ये पूर्वांचल हिल्स में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की बात करें तो माउंट सरामती ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है जो नागालैंड और म्यांमार बॉर्डर पर है। माउंट जाफू, इसे नागालैंड का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रोडोडेंड्रॉन ट्री इसी पहाड़ पर पाया जाता है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस ट्री का फ्लावर, जिसे रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम कहते हैं, यहाँ का स्टेट फ्लावर भी है। नागा हिल्स ये पूरे नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर फैली हुई है। ये हिल्स घने जंगल, गहरी घाटियां और रेयर हर्ब्स और एनिमल्स से भरी हुई है। सटोई रेंज ये जगह ब्लाइट्स ट्रैगोपैन, जो नागालैंड का स्टेट बर्ड है, का घर है। नागालैंड में ऐसे और भी पहाड़ हैं जिसकी वजह से यहाँ का मौसम साल भर सुहाना और ठंडा रहता है। रिवर्स की बात करें तो यहाँ की लगभग सभी नदियाँ रेन फेड है और इन्हें मेनली दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है और दूसरी जो म्यांमार की चिंडविन रिवर में मिलती है। डोयांग रिवर ये नागालैंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। ये स्टेट के साउथ पार्ट से ओरिजिनेट करती है, जाफू माउंट के पास से। डोयांग रिजर्वॉयर इस नदी पर बना एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और डैम है, जो एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इस रिजर्वॉयर को दुनिया में फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हर साल लाखों की गिनती में अमूर फैल्कन्स, जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है, साइबेरिया से अफ्रीका जाते वक्त यहाँ रुकते हैं। धनसिरी रिवर ये वेस्टर्न नागालैंड की एक मेन रिवर है। ये आगे चलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। टीसू रिवर ये नदी नागालैंड के बीच से निकलकर ईस्ट की तरफ बहती है। ये इंडिया का बॉर्डर पार करके म्यांमार चली जाती है और वहाँ की चिंडविन रिवर में मिल जाती है। नागालैंड का क्लाइमेट मॉनसूनल यानी बारिश में बहुत बारिश और ठंड में वेदर ड्राई रहता है। यहाँ साल में 70 से 100 इंचेस तक भारी बारिश होती है, जो मोस्टली मई से सितंबर के बीच होती है। समर में टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और विंटर्स में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पूरे स्टेट में ह्यूमिडिटी काफी हाई रहती है। हालांकि यहाँ घूमने के लिए इंडियन सिटीजन्स को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, ताकि वहाँ के ट्राइबल कल्चर और डेमोग्राफिक्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नागालैंड के जंगलों में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ 3 टाइप के जंगल होते हैं। पहला है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, दूसरा है पाइन फॉरेस्ट और तीसरा है माउंटेन वेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। नागालैंड को ऑर्चिड्स पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्चिड्स की 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ बैम्बू की बहुत इंपॉर्टेंस है। बैम्बू की कई प्रजातियां मिलती हैं, जिससे लोग घर, बर्तन और हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। ये घने और शांत जंगल कई रेयर और एंडेंजर्ड जानवरों और पक्षियों के घर हैं, जैसे गयाल, ये नागालैंड का स्टेट एनिमल है। हुलॉक गिबन ये भारत में पाया जाने वाला अकेला एप है, जो नागालैंड के जंगलों में पेड़ों पर रहता है और अपनी आवाज के लिए जाना जाता है। ब्लिट्स ट्रैगोपैन ये मैंने आपको ऊपर बताया कि नागालैंड का स्टेट बर्ड है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके कंजर्वेशन के लिए कोहिमा के पास खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपैन सेंचुरी बनाई गई है। हॉर्नबिल ये पक्षी नागालैंड के कल्चर में इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल इसी के नाम पर मनाया जाता है। इसके अलावा जंगलों में क्लाउडेड लेपर्ड, एलिफेंट, टाइगर, डियर, सांभर और वाइल्ड बोर भी पाए जाते हैं।
एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 70% से ज्यादा पॉपुलेशन खेती पर ही निर्भर करती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ 2 तरीके की खेती होती है। पहली है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें किसान पहाड़ के एक हिस्से के जंगल को साफ करके वहां 1 से 2 साल खेती करते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि पुरानी जमीन फिर से फर्टाइल हो सके। और दूसरी है टेरेस फार्मिंग। इसमें पहाड़ों को काट कर स्टेप्स बनाई जाती है। कोहिमा और फेक डिस्ट्रिक्ट्स के लोग इसमें माहिर हैं। नागालैंड में केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज ना के बराबर होता है, इसलिए यहाँ की खेती नेचुरल और ऑर्गेनिक है। यहाँ का मेन क्रॉप राइस है। इसके अलावा मक्का और बाजरा भी उगाया जाता है। कैश क्रॉप्स जैसे अदरक, लहसुन, हल्दी, गन्ना और आलू भी खूब होते हैं। आजकल नागालैंड में अराबिका कॉफी की खेती बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में लगभग 9,500 से ज्यादा छोटे किसान इससे जुड़े हैं और नागालैंड की कॉफी अब देश विदेश में कॉफीज ऑफ नागालैंड ब्रांड के नाम से पहचानी जा रही है। वहीं यहाँ का नागा चिली दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है। इसके अलावा यहाँ के पाइनएप्पल और पैशन फ्रूट्स भी खूब फेमस है। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ के 90% लोग खेती पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल दिसंबर में होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल डोयांग रिजर्वॉयर पर अमूर फाल्कन को देखने आने वाले लोग और जूकू वैली की खूबसूरती राज्य में काफी रेवेन्यू लाती है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ हेवी इंडस्ट्रीज बहुत कम है, लेकिन कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफी है। नागालैंड के हाथ से बने शॉल्स, बैम्बूज और केन के फर्नीचर और डेकोरेटिव आइटम्स की डिमांड पूरी देश में है। नागालैंड के पास काफी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ कोयला, लाइमस्टोन, मार्बल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के काफी बड़े रिजर्व्स हैं। नागालैंड में 16 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब की अपनी एक अलग भाषा, अलग पहनावा, संस्कृति और त्योहार होते हैं। आओ ट्राइब्स ये मेनली मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। आओ ट्राइब ने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी और मॉडर्न एजुकेशन को अपनाया था। इनका सबसे बड़ा त्योहार मोहात्सु है, जो खेती की बुआई यानी सोइंग के बाद मई के महीने में मनाया जाता है। कोन्याक ट्राइब ये मॉन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इन्हें हेड हंटिंग और चेहरे पर बने टैटू के लिए जाना जाता है। इनका मेन फेस्टिवल ओलियांग है, जो अप्रैल में नए साल और फसल के आगमन पर मनाया जाता है। अंगामी ट्राइब ये कोहिमा और चुमौकेडिमा डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। ये अपनी बेहतरीन टेरेस कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं। इनका सबसे बड़ा त्योहार सेक्रेंगे है, जो फरवरी में मनाया जाता है और ये प्यूरिफिकेशन का त्योहार है। लोथा ट्राइब ये वोखा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये अपने डिसिप्लिन, गाने और ट्रेडिशनल वीविंग के लिए मशहूर है। वोखा को लैंड का लैंड ऑफ प्लेंटी भी कहा जाता है। इनका मेन फेस्टिवल तोखु इमोंग है, जो नवंबर में हार्वेस्ट के बाद मनाया जाता है। हर ट्राइब का अपना एक अलग पैटर्न और कलर का शॉल होता है। शॉल के डिजाइन को देखकर वहाँ के लोग पहचान लेते हैं कि सामने वाला किस ट्राइब से है। कपड़ों की बात करें तो नागालैंड की महिलाएं एक स्कर्ट पहनती हैं, जिसे मेचला या निखरो कहा जाता है। साथ में ट्रेडिशनल ब्लाउज पहना जाता है। नागा कपड़े तब तक अधूरे हैं जब तक उनके साथ ट्रेडिशनल गहने ना पहने जाएं। कोन्याक ट्राइब के मेल्स त्योहारों में रेयर पक्षियों के पंख, जंगली सुअर के दांत और ब्रास से बने छोटे इंसानी चेहरों के नेकलेस पहनते हैं। महिलाएं बहुत भारी और सुंदर रंग बिरंगे मोतियों या कांच और हाथी के दांत से बने हार और चूड़ियां पहनती हैं। इन सभी ट्राइब्स को एक साथ देखने और उनकी संस्कृति को समझने के लिए हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में कोहिमा के पास हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। स्टेट में लगभग 60 डायलेक्ट्स यानी बोलियां बोली जाती हैं, जो सीनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली की है। अलग अलग ट्राइब के लोग आपस में बात करने के लिए नागामीज, जो कि ब्रोकन आसामीज मिक्स्ड विद हिंदी एंड बंगाली है, उसे यूज करते हैं। रिलीजन की बात करें तो नागालैंड भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां क्रिश्चियनिटी मेन रिलीजन है। नागालैंड की लगभग 88% से 90% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। 19वीं सेंचुरी में अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज नागालैंड आए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को शिक्षा दी और धीरे धीरे नागालैंड की लगभग सभी ट्राइब्स ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। इसके बाद यहाँ 8 से 9% लोग ही हिंदू हैं। नागालैंड की लगभग 2.5% आबादी मुस्लिम है।
बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म को मानने वाले लोग 0.5% से भी कम हैं। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले सभी नागा ट्राइब्स नेचर की पूजा करते थे। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। नागालैंड का कोई पुराना रिटन हिस्ट्री नहीं है। हमें इसके बारे में असम के अहोम किंगडम के मेडिवियल रिकॉर्ड से पता चलता है। 1826 में जब ब्रिटिशर्स ने असम पर कब्जा किया तो उन्होंने धीरे धीरे नागा टेरिटरीज को भी अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए साल 1918 में सभी अलग अलग नागा ट्राइब्स के लीडर्स ने मिलकर बनाया नागा क्लब। ये पहली बार था जब सभी ट्राइब्स एक साथ आ रही थी। 1929 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इसी नागा क्लब ने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया जिसमें उन्होंने नागा एरियाज को बाकी इंडिया से अलग रखने की बात कही। यही नागा क्लब आगे चलकर 1946 में बना नागा नेशनल काउंसिल। 1947 में जब इंडिया आजाद हो रहा था तब असम के गवर्नर सर अकबर हैदरी ने नागा लीडर्स के साथ एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्हें थोड़ी ऑटोनॉमी मिल रही थी, लेकिन एनएनसी ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। बात नहीं बनी और 1950s आते आते एनएनसी ने एक आर्म्ड मूवमेंट शुरू कर दिया। हालत इतने खराब हो गए कि 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां आर्मी भेजनी पड़ी और लगाया गया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। साल 1960 में सरकार और मॉडरेट नागा लीडर्स के बीच एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ और इसी के तहत 1963 में नागालैंड को इंडिया का एक अलग स्टेट बना दिया गया। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 371A। ये आर्टिकल नागालैंड को एक स्पेशल स्टेटस देता है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट का कोई भी कानून नागालैंड के रीति रिवाजों, उनके कस्टमरी लॉज और सबसे बढ़कर उनकी जमीन और रिसोर्सेज पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक नागालैंड की असेंबली खुद इसकी इजाजत ना दे। स्पेशल स्टेटस मिलने के बाद भी वॉयलेंस पूरी तरह नहीं रुका। 1967 का पीस मिशन फेल हो गया। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ जहां कुछ एनएनसी लीडर्स ने वॉयलेंस छोड़ने की बात मानी, लेकिन कुछ लीडर्स इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने 1980 में एनएनसी छोड़कर एक और नया और ज्यादा एग्रेसिव ग्रुप बनाया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। आगे चलकर 1988 में एनएससीएन के अंदर भी इंटरनल वॉर शुरू हो गई और ये दो हिस्सों में टूट गया। पहला था एनएससीएन आइसेक और मुइवा का ग्रुप जो सबसे पावरफुल बना, और दूसरा था एनएससीएन खैपलैंड का ग्रुप। एनएससीएन आईएम ने अब एक नई डिमांड शुरू कर दी, ग्रेटर होमलैंड यानी ग्रेटर नागालैंड बनाने की। उनके दो मेन आइडियाज थे। पहला आइडिया ये था कि एक ऐसा अलग देश बनाया जाए जिसमें आज का नागालैंड, मणिपुर के नागा इलाके और म्यांमार के भी कुछ हिस्से शामिल हो। और दूसरा आइडिया था कि अगर अलग देश नहीं तो कम से कम मणिपुर के सारे नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स को नागालैंड के साथ मर्ज कर दिया जाए। और यही डिमांड आज भी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो मणिपुर जैसे बाकी स्टेट्स की बाउंड्रीज बदल जाएंगी, जिसके लिए वो स्टेट्स कभी राजी नहीं होंगे। फाइनली 3 अगस्त 2015 को मोदी गवर्नमेंट और एनएससीएन आईएम के बीच एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट में आर्टिकल 371A को और स्ट्रॉन्ग करना, नागा कैडर्स को सिक्योरिटी फोर्सेस में जॉब देना और मणिपुर के नागा एरियाज को ज्यादा ऑटोनॉमी देना शामिल था, बिना बाउंड्रीज बदले। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क यानी बेसिक स्ट्रक्चर था। फाइनल सेटलमेंट आज यानी 2026 में भी पेंडिंग है। ऐसा क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि एग्रीमेंट में लिखा था कि शेयरिंग सॉवरेन पावर। एनएससीएन आईएम इसका मतलब अलग आजादी निकालती है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ कहना है कि इंडिया के अंदर कोई दूसरा सॉवरेन देश नहीं हो सकता। दूसरा इसका बड़ा कारण है कि एनएससीएन आईएम चाहता है कि नागास का अपना एक अलग नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार नहीं है। तीसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने बाकी छोटे नागा ग्रुप्स को भी पीस टॉक्स में शामिल कर लिया। एनएससीएन आईएम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो खुद को ही नागास का अकेला रिप्रेजेंटेटिव मानता है। तो ये थी कहानी नागालैंड की। आपको क्या लगता है कि क्या इस डेडलॉक का कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।